हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, इसको आप क्या कह सकते हो? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये आप कह सकते हो, है ना मेरे दोस्त। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ओके, आप इसे इंग्लिश में क्या कहिएगा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहिएगा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज इस चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 5 जो है इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? आज की इस शानदार से क्लास, आज की इस बेहतरीन से क्लास में आप सभी का स्वागत है, यानी आप सभी का मास्टरमाइंड में स्वागत है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, है ना। आज का क्लास आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने तत्व और यौगिक के बारे में क्लियर किया था ना। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं। कहता क्या है? द्रव्य की कणिका प्रकृति, यानी आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप इंग्लिश में कह सकते हो पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर ये कहोगे आप। ओके, अब देखिए भारतीय धारणा के अनुसार द्रव्य की कणिका प्रकृति जो है ये भारतीय धारणा के अनुसार साबित हुआ। भारतीय धारणा के अनुसार आचार्य कनाद ने परमाणुवाद का नींव रखा। आचार्य कनाद जो थे ये भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने परमाणुवाद को नींव रखा। उपनिषद में इसे अनुरणीयान भी कहा गया। उपनिषद में इसे क्या कहा गया? अनुरणीयान कहा गया, अर्थात ब्रह्मसूच। अनुरणीयान मतलब क्या होता है? ब्रह्मसूच, यानी कि ब्रह्मसूच में से भी सूक्ष्म, यानी कि सबसे छोटा, दिखाई ना दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, है ना, वैशेषिक में कहा गया परमाणु जो है, इसको वैशेषिक में कहा गया कि परमाणु अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। ठीक है, परमाणु कहा गया कि परमाणु जो है ये भैया दिखाई नहीं देता है। कहाँ कहा गया? वैशेषिक में कहा गया। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे ये टॉपिक है। इस टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, क्या करना है? एकदम ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। ओके, चलो देखो ये टॉपिक क्या है? पाश्चात्य धारणा। पाश्चात्य धारणा कहने का मतलब इंग्लिश में हुआ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। पाश्चात्य धारणा मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इस नियम के अनुसार डाल्टन ने पदार्थ के छोटे से छोटे अविभाज्य कण को एटम कहा। ठीक है, क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ जो है, इस पदार्थ का छोटा से छोटा कण यानी परमाणु हुआ। ठीक है, छोटा से छोटा कण क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, अविभाज्य यानी कि अविभाज्य कण को हम एटम कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग परमाणु को एटम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अविभाज्य कण को एटम कहा, जिसका शब्द परमाणु है। जिसका शब्द क्या है? एटम को ही हम परमाणु कहते हैं, यानी परमाणु का इंग्लिश नेम एटम हो गया। इसी के अनुसार याद रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो जॉन डाल्टन का, देखो डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन का परमाणुवाद 1800 कब स्टार्ट हुआ? 1808 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1808 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद 1808 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ, यानी उसमें आ गया, 1808 ईस्वी में आ गया। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कह सकते हो आप। देखिए
कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। पदार्थ जो है ये अत्यंत सूक्ष्म है और अविभाज्य कण से मिलकर के बना है। ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट है कि आकार आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है, परमाणु में क्या होता है? आकार, आकृति हो गया, द्रव्यमान हो गया, और द्रव्यमान जितने भी सारे तत्व हैं सब में समान होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, आकार और आकृति और द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सोडियम का आकार है अलग होगा, सोडियम का आकार, मैग्नीशियम का आकार अलग होगा, तो आकार, आकृति और द्रव्यमान अलग अलग होता है तत्वों का। ओके, चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स। देखिए, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तत्व का जो परमाणु होता है वो आपस में दोनों संयोग करके, मिलावट करके एक यौगिक का निर्माण करता है, जिनके सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ठीक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। जैसे कि देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्व जो है एक नया यौगिक का निर्माण किया, जो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक अणु है। क्या है? अणु है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु है, NaCl अणु है। ठीक है, तो क्लियर है मेरे भाई? चलिए, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। देखिए पांचवा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा इकाई परमाणु होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसमें सबसे छोटा इकाई जो है वो परमाणु होता है। तो इतना बढ़िया से समझाया मैंने, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, है ना फ्रेंड्स। देखिए छठा पॉइंट है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी परमाणु को तो नया हम निर्माण नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। याद रखना कि परमाणु को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो इतना बात जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से साबित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना मेरे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अगला टॉपिक। कहता है कि डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग के नियमों का सत्यापन। रासायनिक संयोग का जो नियम है इसका सत्यापन डाल्टन साहब ने किया। पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहा कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ जो है ये परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ का छोटा कण परमाणु होता है। ओके, तो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? अभी आपको बताया कि परमाणु को न तो हम तोड़ सकते हैं, न तो नया बना सकते हैं, न ही उसको पीट सकते हैं यानी कि काट सकते हैं यानी कि खत्म कर सकते हैं, और न ही उसको निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? दूसरा देखो कि स्थिर संगठन का नियम। दूसरा है स्थिर संगठन का नियम। परमाणुवाद, देखो डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग का जो नियम जो है, नियम का जो सत्यापन जो है वो दो तरीके से किया गया। पहला बता दिया, दूसरा देखो स्थिर संगठन का नियम, यानी किसी यौगिक में परमाणु द्रव्यमान आपस में स्थिर अनुपात में होता है। ठीक है, कोई यौगिक में परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपस में स्थिर अनुपात, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम मैंने पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे 4 वीडियो पहले देख के आना, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखोगे तब ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
तो क्या आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक? क्लियर हो गया? एक बार बता देंगे, सभी लोग बता देंगे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं देखकर आपके लिए एक कमेंट बॉक्स का एक नया वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ सके। तो आप लोग कमेंट कीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं। यानी जो डाल्टन के परमाणुवाद में जो कमियां थी, जो उनका दोष था, जो उन्होंने गलती की थी परमाणुवाद के नियम बनाने में, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पढ़ना आप सभी के लिए जरूरी है। तो एक एक नंबर देख करके मैं पढ़ाऊंगा, ओके। पहला नंबर देखिए, अलग अलग तत्व के परमाणु में क्या है ये, एक मिनट। अलग अलग तत्वों के परमाणु में, ठीक है, गिनता का कारण नहीं समझाया गया। कि डाल्टन ने ये बात नहीं समझा पाई, ठीक है, कि जो तत्व जो होता है उनके परमाणु में गिनता का कारण क्यों नहीं समझाया भाई, ठीक है, क्यों नहीं समझाया? उन्होंने कुछ कारणवश नहीं समझाया था, ठीक है। तो ये उनका दोष था, यानी कि उनका कमियां था। चलिए देखिए, दूसरा नंबर है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में सहयोग करके यौगिक का अणु बनाना परमाणुवाद से स्पष्ट होता है। क्या होता है? परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। ये भी इनका दोष था, समझ गए ना? चलिए, तीसरा है कि किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर, कोई अणु में परमाणु जो होता है उसको परमाणु को बांध कर, यानी कि उसमें लपेट कर रखने वाले बलों की प्रकृति के बोर में नहीं बताया जा सका। क्या बताया सका? क्या नहीं बताया जा सका? कि जो परमाणु को बांध कर रखने वाले बलों की प्रकृति जो है वो बोर में नहीं बताया जा सका। ये उनका दोष था, तीसरा दोष। चौथा दोष देखो, कहता है कि अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सका। अणु और परमाणु में क्या अंतर है भाई? इन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया, इन्होंने उसको बताया नहीं, ठीक है। ये उनकी गलती थी। क्या थी? सबसे बड़ी गलती यही थी। चलिए आगे हम लोग यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं? एक बार सभी लोग बता देंगी, ठीक है। जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे बताओ कि हाँ हम लोग रेडी हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है आधुनिक परमाणुवाद। अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई? अगला टॉपिक है आधुनिक परमाणुवाद। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि लगभग 100 वर्षों, ठीक है, लगभग 100 वर्षों तक डाल्टन परमाणुवाद को कोई चुनौती नहीं मिली। 100 वर्षों तक जब उन्होंने खोज किया, तो उसके बाद 100 वर्ष तक डाल्टन को चुनौती देने वाला कोई वैज्ञानिक खड़ा नहीं हुआ था, ओके। थॉमसन, बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के अनुसार आधुनिक परमाणुवाद के मुख्य बिंदु नियमानुसार हैं। यहाँ पे ये जो मुख्य बिंदु है ये सब नियम के अनुसार है, ओके। देखिए पहला पॉइंट है मेरे दोस्त, ध्यान से एकदम देखना, ठीक है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे देखो, पहला है कि परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है ये परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। परमाणु भी 3 चीज से मिलकर बना है। ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज से मिलकर बना है। प्रोटॉन से बना है, न्यूट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा। परमाणु जो है ये अब अविभाज्य नहीं है। किसने साबित किया? थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड ने इस सबको साबित किया, ठीक है। दूसरा नियम है कि किसी तत्व के समस्त परमाणु का द्रव्यमान समान हो, ठीक है। कोई तत्व का परमाणु जो है, तत्व का जो समस्त परमाणु जो है वो द्रव्यमान के समान हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि समस्थानिकों के
परमाणु समस्थानिक के बारे में एक नया चैप्टर है, एक चैप्टर बड़ा सा है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, में परमाणु के द्रव्यमान में अंतर होता है। क्या होता है? समस्थानिकों के परमाणु के द्रव्यमान में अंतर होता है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लें, दूसरा पॉइंट तक समझ गए? ओके, वेरी गुड। संभारी की खोज के उपरांत अब यह भी आवश्यक नहीं है कि, ठीक है, संभारी के खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद बहुत सारे नया नया नियम खोज हुआ। ठीक है, तो संभारी के खोज के उपरांत यह भी आवश्यक नहीं कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भी समान नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए चौथा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा नंबर है, नाभिकीय क्रियाओं द्वारा अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु ने परिवर्तित किया जा सकता है। नाभिकीय की क्रियाओं, देखो नाभिक क्रिया जो है इसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, अभी पढ़ना है। नाभिकीय क्रियाओं द्वारा अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण में देखो, अल्फा कण के बमबारी द्वारा नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है। नाइट्रोजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है इसके अनुसार। ओके, देखिए पांचवा नंबर है कि परमाणु अविनाशी है। परमाणु क्या है? अविनाशी है। यह अब नहीं कहा जा सकता है कि परमाणु जो है ये अविनाशी है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो चुका है। क्योंकि आइंस्टाइन के समीकरण याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में कि आइंस्टाइन का समीकरण क्या था, याद रखिएगा। E बराबर mc² क्या है? आइंस्टाइन का समीकरण है। E बराबर mc² क्या है मेरे दोस्त? आइंस्टाइन का समीकरण है। ठीक है, से परमाणु के द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान का जो कुछ भाग जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऊर्जा में बदल जाता है। जहां E बराबर ऊर्जा होता है, E बराबर क्या है? E बराबर ऊर्जा होगा। ठीक है, E बराबर ऊर्जा होगा, M बराबर होगा भार तथा C बराबर प्रकाश का वेग। C बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग। ये है आइंस्टाइन का समीकरण। तो उम्मीद है कि आधुनिक परमाणुवाद यानी कि मॉडल एटॉमिक थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम छठे लेक्चर में, और कल की क्लास में हम लोग विलयन, विलायक, विलय इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसमें से कोई भी दिक्कत होती है कि आधुनिक परमाणुवाद नहीं समझ में आया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा जितना हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जानकारी लेना था। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से अपने कोर्स को पूरा कर रहे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं छठे लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।